स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज। ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर थोड़ा सा फोकस करे तो वो बहुत आसानी से एक डेवलप कंट्री बन सकती है। उसके देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो सकती है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। किसी भी देश में जितनी ज़्यादा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग होंगे तो उससे सबसे पहली बात तो ये होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थोड़ा इक्वल होगा। अगर किसी देश में सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी और सिर्फ सर्विस क्लास के लोग होंगे तो उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल हो जाएगा और सारी की सारी वेल्थ कुछ बड़े हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, जैसा कि समय अपने देश में और पूरी दुनिया में हो भी रहा है। जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ध्यान से डेटा सुनिएगा, इसको नोट करते रहिएगा अपने आप पास। इससे आपको लाइफ के बारे में देखने का एक नया नजरिया मिलेगा इस लेक्चर से और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई कंपटीशन कर रहे हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, कोई जीडी डिबेट करने वाले हैं, लाइफ के हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देखें कि पूरी दुनिया की वेल्थ सिर्फ बहुत छोटे हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। हम लोग अभी गूगल का भी सहारा लेते रहेंगे बीच बीच में लेक्चर के, सो दैट कि हम सारे फैक्ट्स को एक बार चेक कर पाए और हम अपडेटेड फैक्ट्स पे बात कर पाए। पहले, आज से 20-30 साल पहले बड़ी कंपनियां होती थी नो डाउट, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती थी कि एक एक कंपनी 100 देशों की जीडीपी के बराबर हो जाए और एक इंडिविजुअल इंसान के पास इतनी वेल्थ हो जाए कि वो 100 देशों से ज्यादा अमीर हो जाए। अगर हम अभी बात करें एलन मस्क की, जेफ बेजोस की, कुछ समय पहले वॉरेन बफेट साहब की, बिल गेट्स की, तो ये सारे के सारे जो महान हस्तियां हैं इनके पास इतनी आकूत संपत्ति है कि वो दुनिया के कुछ 150 छोटे मोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ा हो गया है उनके पास का जो इंडिविजुअल वेल्थ है। जो मुझे लगता है कि शायद एक फेयर पॉलिसी नहीं है, एक फेयर डीलिंग नहीं है। किसी एक दो इंडिविजुअल के हाथों में इतनी ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होना मतलब कि हमारे यूनिवर्स का, हमारे इस प्लैनेट का सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ फॉल्टी है। तो इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि देश में, इस प्लैनेट में लगभग 7.5 ट्रिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। 1.5 ट्रिलियन के आसपास सिर्फ देश हिंदुस्तान में रहते हैं और दुनिया का हर 5वां इंसान इंडियन है। और हमारे देश में ही अगर आप देखें तो लगभग 80-90% वेल्थ सिर्फ 10-15-20% लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो रही है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और लॉकडाउन के समय ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल हो गया है क्योंकि लॉकडाउन के समय जितनी भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, गूगल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन लोगों ने इतना पैसा बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया में, और इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, फेसबुक ने और बहुत बड़े बड़े एफआईज ने भी बहुत पैसा लगाया। रीजन ये था कि उनको ये लग रहा है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आने वाला समय रोबोटिक्स का है और ये सारी की सारी चीजें दुनिया को डोमिनेट करने वाली हैं। और कुछ गिने चुने लोग इस टेक्नोलॉजी को हथिया के बैठे हुए हैं। सारी टेक्नोलॉजी, सारी रिसर्च, सारे रिसोर्सेज उन्हीं के हाथों में है। तो ये शायद प्लैनेट के हिसाब से उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसके लिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी अमीर इंसान की संपत्ति को छीन लेना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पे सोशलिज्म के फेवर में भी कोई लेक्चर नहीं देने जा रहा हूँ। मैं कैपिटलिस्ट हूँ, कैपिटलिज्म को फेवर करता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा वेल्थ का कॉन्सेंट्रेट होना भी हमारे ग्रह के लिए, इस प्लैनेट के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्वाइव करेंगी, वो एज ए एंसिलरी सप्लायर, कंपोनेंट सप्लायर लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए काम करेंगी, तो थोड़ा सा वेल्थ उनके हाथ में भी आएगा और लोगों को भी फायदा मिलेगा। स्टार्टअप्स नए नए आएंगे, नए लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी की सारी कमियां, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वेल्थ कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट होने की प्रॉब्लम, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना डेवलप होने की प्रॉब्लम, देश के पिछड़ा होने की का प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप, ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग, ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग।
ये जितने ज़्यादा होंगे हमारा देश और पूरी दुनिया को उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो हम लोग इस लेक्चर में किन किन चीज़ों पे बात करेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कुछ लेक्चर बना रखे हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं और बाकी मैं उसका लिंक भी दे दूंगा इसी में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इमरजेंस ऑफ एसएसआई के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, क्यों हमें एसएसआई चाहिए, वाई वी नीड एसएसआई, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ एसएसआई इंडिया के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसएसआईज कैसे लगा सकते हैं, कौन सी हैं जो काम कर रही हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक इस चीज़ पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारा देश में जो ट्रेड बैलेंस है बहुत गड़बड़ है। हम लोग मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हमारी करेंसी लगातार डिप्रिशिएट होती जा रही है अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट कुछ टॉप की जो दुनिया की करेंसीज हैं। और हमारी करेंसी देश की आज़ादी के 75 सालों में 75 गुना डिप्रिशिएट कर चुकी है। यानी हर बार, हर एक साल हम लोग 100% डिप्रिशिएट कर देते हैं अपनी करेंसी को। अगर हम ये माने कि आज़ादी के समय 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था, तो अब 75 रुपीज़ अप्रॉक्स पहुंच गया है 1 डॉलर। यानी हमने 70-75 सालों में अपनी करेंसी को 70-75 गुना डिप्रिशिएट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियंस के ऊपर कि क्यों इंडियंस सिर्फ इंपोर्टेड चीज़ों पे ही गुजारा करते हैं। वो अपने देश में क्या साबुन तेल मंजन भी नहीं बना सकते, अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें नहीं बना सकते हम लोग। अगर हम लोग एक बार में 104 उपग्रह स्थापित कर रहे हैं ऑर्बिट में, और दुनिया के बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज हमसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में, रॉकेट साइंस में हेल्प ले रहे हैं, अगर हम लोग न्यूक्लियर में और बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर में टॉप पोजीशन पे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या हम लोग अपने लिए साबुन तेल मंजन और बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें नहीं बना सकते हैं? या फिर ये हमारी एक मेंटल चैलेंज है जो शायद जब हमारा देश ब्रिटिश राज के अधीन था, उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे डीएनए में ये भर दिया है उस समय, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहा है कि इंपोर्टेड चीज़ें ही अच्छी होती हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियंस के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अपने देश का सामान है तो अच्छा नहीं होगा, इंपोर्टेड है तो ही अच्छा होगा। इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड कपड़े, इंपोर्टेड रिस्ट वॉच, इंपोर्टेड ब्रांडेड चीज़ें, तो वो ब्रांड और विदेशी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये हमारे थोड़ा सा शिक्षा में भी प्रॉब्लम है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास भी हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पापा, हमारे बाबा लोग जो इंपोर्टेड चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, तो हम भी उसी तरह से करने लगते हैं। तो इस चीज़ को भी दूर करने की ज़रूरत है। फिर एक एसएसआईज को कैसे सेटअप करते हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है एसएसआईज के लिए, कॉमर्शियल बैंक्स किस तरह से एसएसआईज को प्रमोट कर सकते हैं, एसएसआईज का क्या एडवांटेज होता है, एसएसआईज कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कैसे एक बेसिक पौधशाला का काम कर सकती है, जिसको हम लोग कहेंगे कि सीड बेड का काम कर सकती है। स्मॉल बिजनेस सर्विसेज एज अ सीड बेड फॉर लार्ज बिजनेस। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही आगे चल के मीडियम और फिर इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनती है। तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने बात करी है प्रीवियस लेक्चर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, कि उस तरह की इंडस्ट्रीज को जिनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन 100 लाख होता है प्लांट और मशीनरी में, उसको हम लोग एसएसआई मानते हैं। और एसएसआई से एडवांटेज क्या होता है देश को? पहला एडवांटेज ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो अगर किसी भी देश को ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसको अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप पे फोकस करना ही पड़ेगा। यही सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपने देश को डेवलप बनाने का। और इसके बारे में महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले ही बोल दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिख भी दिया था कि भविष्य में प्रॉस्पेरिटी का जो मेन की होगा, कुंजी होगी, सफलता की कुंजी किसी भी देश की, हिंदुस्तान की बेसिकली, वो लघु और कुटीर उद्योग में समाहित है।
मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, अगर वो अच्छा करेंगी तो हमारा देश भी अच्छा करेगा। सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के भरोसे नहीं चल सकता है देश। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जब बहुत अच्छा करती हैं तो वेल्थ कुछ खास हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, जो सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि परेटो प्रिंसिपल लागू होने लगता है, यानी 80-20 रूल, यानी कि 80% वेल्थ 20% लोगों के हाथों में चली जाती है और बाकी 80% लोग जो है वो सिर्फ 20% वेल्थ में गुजारा करते हैं और वो गरीब रहते हैं। और उसमें इसी वजह से हमारे देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि रात में वो खाना खा के सोएंगे या उनको भूखे पेट सोना होगा। और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो ये स्थिति हो गई थी कि हमारे देश में जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं, जो कि बीपीएल के ऊपर लाई करते हैं, मतलब वो 25 करोड़ में शामिल नहीं थे, वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे थे, ठीक ठाक अर्न कर रहे थे, अपनी फैमिली को का भरण पोषण कर पा रहे थे, वो लोग भी बीपीएल वाली कैटेगरी में आ गए थे क्योंकि उनको भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से मजबूरी में उन्होंने जहां जहां वो काम कर रहे थे वहां से उन्होंने छोड़ के हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी थी अपने गांव की तरफ, ताकि उनको लग रहा था कम से कम गांव पहुंचेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हमें खाने को तो मिलेगा, क्योंकि जहां पे वो रह रहे थे वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ था, उनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था और उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं थी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल कमीशन 1950, यूनिट ऑपरेटिंग विद हायर्ड लेबर यूजली 10 to 15 हैंड्स, मतलब 1950 में जो फिजिकल कमीशन ने डेफिनेशन दी थी उसमें एसएसआई उनको माना गया था जो 10 से 50 लोग काम करते हैं और हायर्ड लेबर पे होते हैं। ये डेली वेजेस वाले हो सकते हैं या उनको वीकली पेमेंट किया जा सकता है या फिर फोर्टनाइटली पेमेंट किया जा सकता है या मंथली भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद 1955 में इस डेफिनेशन को थोड़ा अपग्रेड किया गया, उसमें उन्होंने बताया कि आ यूनिट एम्प्लॉय लेस देन 50% इफ पावर्ड, यानी कि अगर आपका बिजली से प्लांट चल रहा है, अगर आपका जेनसेट से प्लांट चल रहा है, बिजली है, तो आपके यहाँ 50 लोग से कम होने चाहिए अगर आप एसएसआई का एडवांटेज लेना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री अपनी बिजनेस में। और अगर आपका पावर से काम नहीं हो रहा है, अगर आप पूरा मैनुअल प्लांट है आपका, तो अप टू 100 लोग हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका वो 5 लाख तक होना चाहिए। और 5 लाख 1955 के हिसाब से एक डिसेंट अमाउंट था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस रन करने के लिए। इसके बाद हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इमरजेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब ब्रिटिश पीरियड में देश की आज़ादी के पहले क्या हाल था एसएसआई का और देश की आज़ादी के बाद क्या एसएसआई का हाल है। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि देश की आज़ादी के पहले एसएसआई का क्या हाल चाल था, कैसे वो सरवाइव कर रहे थे। तो इसके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है स्लाइड में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। बिफोर इंडिपेंडेंस द प्रेजेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज meant to donate the village and the urban cottage industry. Before independence, the present small-scale industries was meant to denote the village and the urban cottage industries. This group included a variety of industries ranging from manufacturing of iron safes, lock, carpets, marble jigs, baskets, handloom cloths, and the like. Generally, देश की आज़ादी के पहले कुछ कुछ सेक्टर्स थे, कुछ कुछ क्लस्टर्स थे, जैसे कि अलीगढ़ को ताला बनाने के लिए जाना जाता था, लखनऊ में चिकन का काम होता था, खाने वाला नहीं पहनने वाला चिकन, और फिरोजाबाद में या फिर इस तरह की कोई चीज़ में वहाँ पे चूड़ियों पे काम होता था। इसी तरह अलग अलग क्लस्टर थे, अलग अलग सिटीज़ थे। कानपुर उस समय लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस था और उस समय कानपुर मैनचेस्टर भी कहलाता था देश की आज़ादी के पहले, क्योंकि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज भी थी, काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी काम करती थी। वो सारे के सारे फैक्ट्रियाँ जहाँ पे हैंडलूम पे काम होता था, टोकरी बनाने का काम, ताले बनाने का काम, अलमारियाँ बनाने का काम, इस तरह के छोटे छोटे काम होते थे अलग अलग जगहों पे। तो वो अपने अपने जगह को रिकॉग्नाइज करते थे कि यहाँ की ये अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, फलाने जगह का ये मौरानीपुर का टेरिकॉट मशहूर है। इस तरह की अलग अलग जगह थी जहाँ पे वो रिप्रेजेंट किया जाता था कि हाँ यहाँ पे इस तरह का काम होता है। कानपुर में लेदर प्रोडक्ट्स का काम होता था, लखनऊ में चिकन के ऊपर काम होता था, इस तरह से बनारसी साड़ियों के लिए फेमस था। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे काम होते थे।
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी एसएसआईज को अच्छा करने के लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। इवन उन्होंने कोशिश ये करी कि वो हमारी एसएसआई को पूरी तरह बर्बाद कर दें। हिंदुस्तान की जितनी भी लघु उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो थी नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जो इस तरह की एसएसआईज थे उनको भी उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो चाहते थे कि इंडियंस को हम लोग इंग्लिश एजुकेशन से, इंग्लिश पढ़ा के, और उनके दिमाग में एक चीज ये भर दें कि इंपोर्टेड चीजें ही अच्छी होती हैं। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमारी देश की शिक्षा पद्धति को बदल दिया। मैकॉले की शिक्षा नीति आई और उसके द्वारा ये बताया गया कि आपको पतलून पहनना चाहिए। पतलून मतलब आपका ट्राउजर, शर्ट, टाई, हैट, ब्लेजर, सूट पहनना चाहिए, सूटेड बूटेड रहना चाहिए। और पहनावे को हमारे चेंज करने की कोशिश करी गई और हम लोगों को सब सिखाया गया कि जेंटलमैन तो वही होता है जो सूट पहनता है। मतलब अगर एक गांव का बच्चा है और एक तरफ उसके पिताजी खड़े हैं जिन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ है, दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है जिसने सूट बूट पहना हुआ है, और उसको दिखा के पूछा जाएगा कि कौन जेंटलमैन है। छोटा बच्चा होगा जिसको अभी बहुत ज्यादा व्यवहारिक नॉलेज नहीं होगा तो वो कहेगा कि वो सूट बूट वाला बंदा वही जेंटलमैन है। मतलब उन्होंने हमें शिक्षा द्वारा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि कपड़े से लोगों की व्यक्तित्व का पता चलता है। जिसको इंग्लिश आती होगी वही बुद्धिमान है, वही पढ़ा लिखा है, वही समझदार है। तो ये फिलॉसफी जो है उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले हमारे दिमाग में डाली थी और वो हमारे डीएनए में इतना घुस गई है कि वो अभी तक असर कर रही है। अभी भी अगर हमारे घर में हमारे पिताजी कुर्ता पजामे में या धोती कुर्ते में होंगे और एक कोई सूट बूट वाला बंदा होगा तो हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे कि ये जेंटलमैन है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। कोई हमारे घर में अगर संस्कृत या हिंदी बोल रहा होगा शुद्ध और दूसरी सामने कोई इंग्लिश आके बोलने लगेगा तो हमें लगेगा अरे ये ज्यादा ही हो गया है, इसको ज्यादा नॉलेज होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मीडियम, कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को सामने वाले तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पाए। भाषा एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। वो हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मलयालम हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, रशियन हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और दूसरी हमें हमारे दिमाग में ये ठूसने की कोशिश करी गई कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो वो ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश से भी ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा बोली जाने वाली कई और भाषाएं भी हैं। अभी हम लोग गूगल करके भी देख लेंगे। तो हाँ, हमें इंडिया में ग्रोथ करने के लिए स्टिल अभी भी इंग्लिश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, जैसे ये पीपीटी देखिए आप, इंग्लिश में बनी हुई है। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं, तो माध्यम इंग्लिश का है। लेकिन जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी, चाइना, बहुत तरह, रशिया, ये सारे के सारे डेवलप कंट्रीज हैं, मतलब वो विकसित देश हैं और वहां पे कहीं पे भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें विकसित होने के लिए इंग्लिश बोलना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, हमें जनरली एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है। इससे हमें लाइफ में आसानी मिल जाती है, जॉब में आसानी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल उसके किसी एक पर्टिकुलर भाषा के गुलाम हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो अंग्रेजों ने एसएसआई को तोड़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था को बदला, वेशभूषा को बदला, और उन्होंने ये हमारे दिमाग में भर दिया कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स होंगे वही अच्छे होंगे, और विदेशी प्रोडक्ट को जब हम खरीदेंगे तभी हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। दैट्स वाई स्टिल इंडियंस आर ऑब्सेस्ड अबाउट इंपोर्टेड आइटम्स। उनको ये, अगर दो प्रोडक्ट आप सामने रख दीजिए, उनको बताइए ये इंपोर्टेड है, मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, और ये दिल्ली में बना है, तो कहते हैं दिल्ली मेड है, कूड़ा हटाओ उसको, ये वाला उठाते हैं, इंपोर्टेड आइटम उठाएंगे। इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, इसीलिए हमारा जो रुपया है वो 75 टाइम डिप्रिशिएट कर गया है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे दिमाग में भरा अभी तक वो निकल नहीं पाया है, और हम लोग इंपोर्टेड के पीछे ही भाग रहे हैं। कपड़े, जूते, घड़ियां, मोबाइल, साबुन, तेल, मंजन भी हम इंपोर्टेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, आजादी के 75 साल बाद भी। कोलगेट ही इस्तेमाल करते हैं, लक्स, डव, ये सब भी एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं। जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो भी हम लोग अभी विदेशी चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए और हमारा देश पीछे होता चला जा रहा है और हमारे एसएसआई ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसएसआई प्रोडक्ट तो अच्छा बना सकता है बट वो आपके दिमाग में नहीं घुस सकता है, क्योंकि वो बहुत पुराना ब्रेन वॉश किया है उन लोगों ने
और धीरे धीरे उसको निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए कुछ कंपनियां अच्छा से कर रही हैं, जैसे कि पतंजलि प्रोडक्ट्स ने इस समय स्वदेशी मिशन चला रखा है और उसको उनका एडवांटेज भी मिल रहा है। और उसकी वजह से कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने भी अब बोलना शुरू कर दिया है, मेरे मंजन में नमक है, मेरे मंजन में चारकोल है, मेरे मंजन में हल्दी है, मेरे में नीम है। तो ये सब यानी हर्बल प्रोडक्ट पे वो वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है कि शायद हिंदुस्तानी धीरे धीरे जाग रहा है, तो हमें अब तेजी से जागने की जरूरत है, तभी हम अपने एसएसआईज को वापस रिवाइव कर पाएंगे। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, वो यहाँ से रेवेन्यू के फॉर्म में, लगान के फॉर्म में हमारे रॉ मटेरियल को छीन लेते थे हमसे, हमारे फार्मर से छीन लेते थे, 50% 60% तक रेवेन्यू वसूलते थे और उसको यहाँ अपने पानी के जहाजों में लाद के ब्रिटेन ले जाते थे। वहां उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो प्रोडक्ट वहां ले जाते थे और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में डंप कर देते थे लाके। तो 50% वेल्थ वो ले जाते थे, पहले रेवेन्यू के रूप में लगान ले लिया उन्होंने, आधा पैसा छीन लिया हमारा, आधी उपज छीन ली फार्मर्स की, और उसके बाद जो बचा आधा पैसा उसको उन्होंने प्रोडक्ट लाके बेच दिया, तो वो पूरा का पूरा पैसा ब्रिटेन चला गया। इस तरह से उन्होंने हमारे सैकड़ों साल तक हमारे देश का दोहन किया है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, हमारे फार्मर्स को, हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया है। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एसएसआई प्री इंडिपेंडेंस का क्या हाल था। और उन्होंने बंगाल के जो है जितने भी बुनकर जुलाहे थे और जो अलग अलग जगहों पे जो अच्छी अच्छी चीजें होती थी वो सब बर्बाद कर दी, क्योंकि वो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करा और वहां पे भारी मशीनों पे वो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बना दिया था, पावर लूम बना दिया गया था, तो वो सब उसमें बड़ी बड़ी मशीनों में प्रोडक्ट बना के लाते थे और यही डंप करते थे लाके, जो कि अभी चाइना कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ये है, सारे लोग एक बार समझ लो, मुझे लगता है इसका आंसर तुरंत दे देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी चीज हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे थे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ये है, अगर किसी को आंसर बताओ तो बोलिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या स्टिल हमें ये जो हम चाइनीज हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अपना लैपटॉप है, अब ये मैंने आसूस का ले रखा है, या माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं अपने वेबकैम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या आप लोग भी जिससे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर और भी सारे ये प्रोडक्ट्स हैं, कोई अमेरिका का है, कोई चाइना का है, ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट है हार्डवेयर में, फोन, मोबाइल, ये सब चीजें ज्यादातर ताइवान और चाइना में बनती हैं। तो इसका आंसर ये है कि अभी हमें चाइनीज हार्डवेयर का बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमें अभी सब्स्टिट्यूट खोजने चाहिए, क्योंकि ताइवान हमारा अच्छा दोस्त है और ताइवान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और वो चाइना से पहले से एग्जिस्ट करता है। बाद में माओ से तुंग ने चाइना में अपनी सरकार बनाई थी और जो पुराने जो शासक थे वो भाग के ताइवान शिफ्ट हो गए थे, ताइवान पे आ गए थे और उन्होंने वहां पे बोला कि ये असली चाइना यही है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसीलिए चाइना के दबाव में दुनिया का कोई भी विकसित देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ताइवान का यूएनओ में भी कोई, यूनाइटेड नेशंस में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डब्ल्यूएचओ में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इंडिया भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। उन्होंने भी वन चाइना पॉलिसी को एग्री कर दिया था। वन चाइना पॉलिसी मतलब सिर्फ चाइना है और कोई दूसरा चाइना एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अभी अमेरिका ने भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, उसने तिब्बत को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, उसने दलाई लामा को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है और हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए और हमें ताइवान के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एमएसआई, आसूस, ये सब जो ताइवान में बनते हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा मदरबोर्ड और ये सब जितने आइटम है वो ताइवान में बनते हैं। तो हमें ताइवान के प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर देने चाहिए, चाइना का छोड़ देना चाहिए। और एक चीज और बता दें आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूरी दुनिया में हम लोग जिस चीज में अच्छे हैं, हम अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी एक्सपर्टीज को उसमें बहुत ज्यादा डेवलप कर लें और दुनिया में जहां से हमें जो सबसे सस्ता मिल सकता है उसको हम ले लें अभी फिलहाल। क्योंकि अगर हम चाइनीज फोन का बायकॉट करेंगे या चाइनीज हार्डवेयर का बायकॉट अभी तुरंत का शुरू कर देंगे और उसकी जगह फिर हम अमेरिका या कोरिया या फिर किसी और कंट्री के वो प्रोडक्ट लेंगे, तो हमें लगभग डबल रेट पे करना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी मतलब चीजें महंगी हो जाएंगी और हमारे ही देश का पैसा नुकसान होगा एक तरह से। तो अभी हमें फिलहाल समझदारी करते हुए कोशिश करनी चाहिए, हमें सबसे पहले चाइनीज सॉफ्टवेयर को बायकॉट करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है एप्स पे। तो हमें अभी सबसे पहले चाइनीज सॉफ्टवेयर को, चाइनीज साइट्स को, चाइनीज ऐप को बैन करना चाहिए। फिर ग्रेजुअली चाइना के हार्डवेयर के सस्ते जो सब्स्टिट्यूट हैं, ताइवान है, कोरिया है,
या कोई जापान है, वहां के प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और चाइना को रोकना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए और ग्रेजुअली इसको फेज आउट करना चाहिए। एकदम से नहीं कर देना चाहिए कि नहीं अब मुझे वीवो, आसूस और ये सब कुछ इस्तेमाल ही नहीं करने हैं, नहीं तो फिर हमारे देश का नुकसान हो जाएगा। अभी हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर हमें अपने देश को तरक्की करानी है तो हमें चाइनीज हार्डवेयर चाहिए, हमें चाइनीज हार्डवेयर चाहिए, तभी हमारी देश की तरक्की हो सकती है। अदरवाइज अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का, हार्डवेयर का तुरंत बायकॉट कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री सफर कर जाएगी। तो हमें इसको ग्रेजुअल मैनर में फेज आउट करना है। शुरुआत कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर रोकिए, फिर धीरे धीरे हार्डवेयर का सब्स्टिट्यूट ढूंढिए, फिर अपने देश में मेक इन इंडिया स्टार्ट करिए और धीरे धीरे प्रोडक्शन अपने देश में करिए और इन सबको बाहर करिए। और जब तक नहीं है तब तक आप ताइवान की चीजें, जापान की चीजें, कोरिया की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर मिल गया? नहीं कर सकते ना, मैंने पूरा सोल्यूशन तो आपको दे दिया ना, पूरा आपको रोड मैप बता दिया कि शुरुआत हमें सॉफ्टवेयर से करनी है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो MSI है या फिर कोई और है जो सब्स्टिट्यूट ताइवान में है, जो ताइवानीज चीजें हैं वो इस्तेमाल करो, सेम वही चीज वो भी बनाते हैं, उससे अच्छी बनाते हैं, वो भी सेम बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कोरियन चीजें इस्तेमाल करो, फिर धीरे धीरे जब अपने आप मेक इन इंडिया भी स्टार्ट करो। आपको पता है कि चाइना में कई सारे शहर घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, क्यों? क्योंकि सैमसंग, एप्पल सब छोड़ छोड़ के वहां से या तो ताइवान शिफ्ट हो रहे हैं या किसी और देश में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे शहर घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री इधर आ गई है, इंडिया में आ गई है, किसी और शहर में चली गई है, तो उनको नुकसान हो रहा है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अगले 5 सालों में के बाद इंडिया काफी स्ट्रांग हो जाएगा और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो क्योंकि जब वो आए थे तभी से उन्होंने मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत फोकस किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस सब पे, क्योंकि आज के पहले तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात ही नहीं करी है। बड़े अफसोस की बात यह है कि 50-60 साल के दौरान किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये सब चीजें बोली ही नहीं थी कभी। तो हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेकिन ये चीज इन्होंने अच्छे कर रहे हैं, ये पॉइंट इनका अच्छा है। प्री इंडिपेंडेंस के पहले जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पूरी कोशिश ऐसी करी है कि हमारे देश की कोई इंडस्ट्री सरवाइव ना कर पाए। वो रॉ मटेरियल फ्री में ले लेते थे और उसके बाद फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वापस बेच देते थे। तो आधा पैसा पहले ले लेते थे, आधा पैसा बाद में लेते थे। नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करते थे, जैसा स्टूडेंट ने बताया। तो इस तरह से वो बहुत तरह की जातियां करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, बेजा रेवेन्यू लेते थे। और इसी वजह से जब देश आजाद हुआ तो फिर फार्मर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, और देश की आजादी के 70 साल बाद तक भी हमारे देश में अभी तक कोई टैक्स फार्मर के ऊपर नहीं लगाया गया है, जिसका फायदा बहुत सारे पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी और फिल्म स्टार उठा रहे हैं। सब फार्मर बन गए हैं, सबने लैंड ले ली है और सब अपना टैक्स बचाने के लिए अब अपने आप को फार्मर घोषित करे हुए हैं। तो ये भी एक खराब चीज है, इसको हमें देखना पड़ेगा। और एक फैक्ट मैं आपके साथ और डेटा शेयर करूंगा कि हिंदुस्तान आजादी के पहले एक ऐसा मुल्क था जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता था पूरी दुनिया में। मतलब रेवेन्यू हमारा बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत ज्यादा किसानों के ऊपर लगान लिया जाता था। फिर वो एकदम से माफ कर दिया गया, 100% फ्री कर दिया गया, तो उससे हमारा जो रेवेन्यू पर इंडिविजुअल था वो दुनिया में एकदम ड्रास्टिकली फॉल किया और हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो गया। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए और उन फार्मर्स के ऊपर जिनकी ओवरऑल फार्म लैंड बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है और करोड़ों करोड़ों में उनके टर्नओवर्स होते हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन वो बने फार्मर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से टैक्स की चोरी हो रही है। क्योंकि असली फार्मर तो गरीब है, उसके पास तो थोड़ी भूमि है, तो उसको हमें टैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो इस तरह से पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स जो फार्मर बन गए हैं और उन्होंने फार्मिंग को अपना बिजनेस बना लिया और उससे वो बहुत ज्यादा अपनी टैक्स को अवॉइड करते हैं, चोरी करते हैं। अभी मैं एक टाइल व्यापारी के साथ बैठा था और मैं उनके साथ बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा टैक्स वैक्स का, बोले हम लोग तो फार्मर है साहब, हमारे तो लैंड है, हम तो कोई टैक्स देते नहीं है।
तो मुझे लगा कि ये तो बहुत नुकसान हो रहा है देश का, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े व्यापारी जो कि जिनका मेन बिजनेस कुछ और है, वो टाइल्स बेच रहे हैं, हार्डवेयर बेच रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को फार्मर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन वही है कि अभी क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है इतना ज्यादा, एक छोटी सी बात पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और पिछले कई महीनों से पूरा कुछ अव्यवस्थित हो गया है, तो अगर कहीं ये गवर्नमेंट बोल दे कि फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, तो फिर तो पूरे देश में मेरे ख्याल से अनरेस्ट फैल जाएगा, और जो अपोजिशन है या जो उस तरह के लोग हैं वो उसको बहुत गलत तरीके से उठा देंगे। तो हाँ, अब ये करना तो जरूरी है, लेकिन कौन कर पाएगा, करने का साहस किसके अंदर है, वो देखने की बात है। उसके बाद एसएसआई पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में ट्राई कलर हिंदुस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि अब हमारे देश में 1947 के बाद भारत देश का शासन था, तो हमारा देश का तिरंगा लगा है, और 1947 के पहले उसमें अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उसके बैकग्राउंड पे यूनियन जैक लगा था। यूनियन जैक है ब्रिटिश का झंडा, ब्रिटिश के झंडे का नाम है यूनियन जैक, और हमारे देश के झंडे का नाम है तिरंगा। तो 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को सोशलिस्ट फॉर्म में चलाना शुरू किया। उस समय कैपिटलिज्म नहीं था देश में, अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, लेकिन राइट नाउ वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमारी अप्रोच जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह हो रही है धीरे धीरे। ओपन इकोनॉमी है, और एंटरप्रेन्योर्स और ये सब लोग फ्री हैं, उनको खाली गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन वो कितनी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे देश के कुछ उद्योगपति जो है वो टॉप 10 में भी शामिल हो गए हैं। तो वो इसलिए ही हो पाया है क्योंकि हमारे यहाँ चाइना की तरह कम्युनिस्ट लोग नहीं है कि वहाँ के सबसे अमीर आदमी और सबसे अच्छा काम करने वाले आदमी को ही गायब कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं होती। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग फ्री इकोनॉमी है। डेमोक्रेसी के साथ ही साथ हम लोग कैपिटलिज्म को भी धीरे धीरे मानना शुरू कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद से देश को एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह चलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस समय सोशलिज्म में क्या होता है कि सारा कुछ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट फैक्ट्रियां लगाती है, गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है। तो 1947 के बाद, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म नहीं था हमारे देश में, बड़े लोग नहीं थे, बड़े उद्योगपति नहीं थे, बड़े पूंजीपति नहीं थे, और पैसा भी नहीं था लोगों के पास, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय से अंग्रेजों ने, उसके पहले बहुत सारे और विदेशी आक्रांताओं ने गुलाम बना के रखा था। लगभग 1000 साल की गुलामी का दौर खत्म हुआ था अप्रॉक्स। तो इसलिए ये जरूरी था कि स्टेट को ही इन्वेस्टमेंट करना है। स्टेट मतलब देश। तो देश ने ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, देश ने ही फैक्ट्रियां लगाई, और उसके बाद गेल, भेल, ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, ये सब बनाए गए। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट करी थी, जो बिजनेसमैन ने स्टार्ट करी थी, उनकी कंपनियों को अक्वायर भी कर लिया गया। जैसे टाटा एयरलाइंस को अक्वायर करके इंडियन एयरलाइंस बना दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को अक्वायर करके उनको नेशनलाइज कर दिया इंदिरा गांधी ने आगे चल के। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों को का अधिग्रहण करा गया, और सरकार ने बिजनेसमैन से उनकी कंपनियां छीन ली, जबरन छीन ली, और उनको नेशनलाइज कर दिया। तो बहुत सारे लोगों का इस पे भी ओपिनियन हो सकता है कि करना था नहीं करना था, वो तो खैर बात की बात है, वो डिबेट जारी रहेगी, उसके लिए हम लोग कभी और बात करेंगे। तो इस तरह से देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 बनी और आगे की बात हुई। तो हम लोग अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये लेक्चर आगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, देश के बारे में, जीडीपी के बारे में। तो आप इसको सारे लेक्चर अटेंड जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।